एक सिचुएशन इमेजिन करो, अगर ट्रैफिक रूल्स नहीं होंगे तो क्या होगा। गाड़ियां एक ही साइड से आ रही हैं, एक ही साइड से जा रही हैं, अंधाधुंध स्पीड में गाड़ियां चल रही हैं विदाउट फॉलोइंग द स्पीड लिमिट, कोई भी सिग्नल फॉलो नहीं कर रहा है, इंडिकेटर्स दिए बिना लेफ्ट राइट गाड़ियां हो रही हैं। 5 मिनट से भी कम में पूरा ट्रैफिक सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक सिस्टम को स्मूथली चलाने के लिए रूल्स की जरूरत पड़ती है। और यार अकाउंटिंग भी तो एक सिस्टम ही है, इसीलिए अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को सिमिलर तरीके से स्मूथली रिकॉर्ड करने के लिए डेबिट क्रेडिट रूल्स प्रिस्क्राइब किए गए हैं। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल एंड टू द प्लेलिस्ट नीव। कैसे हैं आप सब? देखो, हम आ चुके हैं चैप्टर नंबर 6 रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पे। आई कैन से कि अभी तक हमने जितने भी चैप्टर्स पढ़े हैं और हम आगे भी जितने चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। नॉट बिकॉज कि इसमें से एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, नहीं, इसीलिए क्योंकि इस चैप्टर को यूज करके ही आप अपने आगे के चैप्टर्स सॉल्व करने वाले हैं, फॉलो करने वाले हैं। यानी कि रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट को यूज करके ही आप अपने जर्नल एंट्रीज के क्वेश्चंस, लेजर पोस्टिंग के क्वेश्चंस, कैश बुक, सब्सिडरी बुक्स, ट्रायल बैलेंस एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, सभी चैप्टर्स इसी रूल को फॉलो करके सॉल्व किए जाएंगे। इसीलिए इस चैप्टर को बहुत ध्यान से समझना। इस चैप्टर के लिए ये टैगलाइन बिल्कुल मैं बोल सकता हूं, नजर हटी दुर्घटना घटी। इसीलिए चैप्टर छोटा है, इजी है, बट डेफिनेटली हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखो और देखते हैं हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं। देखो जी, ये चैप्टर हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1 में कवर होता है, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क यूनिट 1 का पार्ट है, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट नाम है। इसमें हम सबसे पहले रिकैप करेंगे। किस चीज का सर? सबसे पहले हम ये समझेंगे अकाउंट क्या होता है। देखो, अकाउंट के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वैसे तो। किस चैप्टर में? चैप्टर नंबर 2, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। पर यहां पे हम एक क्विक रिकैप कर लेंगे उसका। फिर हम समझेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। क्यों सर? क्योंकि अलग अलग नेचर के अकाउंट्स के लिए अलग अलग डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स दिए गए हैं। एक ही रूल सभी तरह के अकाउंट्स पे अप्लाई नहीं हो सकता। इसीलिए पहले हम उन अकाउंट्स को क्लासिफाई करेंगे और उनके नेचर के अकाउंटिंग अकॉर्डिंग उन पे रूल्स अप्लाई करेंगे। फिर हम रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पढ़ेंगे और फिर लास्ट में हम रूल्स एंड डेबिट क्रेडिट रूल्स को अप्लाई करेंगे कुछ एग्जाम्पल्स में। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, इसमें हम कॉन्सेप्ट को समझने के साथ साथ उनका एप्लीकेशन भी समझने वाले हैं एट द एंड ऑफ दिस वीडियो। ठीक है, तो चलते हैं अपने सबसे पहले टॉपिक पे, जिसमें हम एक रिवीजन करने वाले हैं, बहुत क्विक रिवीजन। अकाउंट क्या होता है? देखो, हर एक ट्रांजैक्शन, ये हमने पहले भी बहुत बार पढ़ा है, हम पढ़ रहे हैं, आगे भी बहुत बार पढ़ते रहेंगे। हर एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन दो या दो से ज्यादा आइटम्स को, एस्पेक्ट्स को इंपैक्ट करता है, और इन्हीं आइटम्स या एस्पेक्ट्स के सभी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए अकाउंट क्रिएट किया जाता है। क्या मतलब? एन अकाउंट इज अ रिकॉर्ड जो क्रिएट किया जाता है हर एक पर्सन के लिए, हर एक एसेट के लिए, हर एक लाइबिलिटी के लिए, हर एक एक्सपेंस के लिए, इनकम गेन, यानी हर एक आइटम जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में इंपैक्ट हो रहा है उसके लिए हम एक अकाउंट क्रिएट करते हैं, ताकि इन सभी चीजों से रिलेटेड सिमिलर ट्रांजैक्शन को एक ही जगह रिकॉर्ड किया जा सके। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, कैश से रिलेटेड सभी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए कैश अकाउंट क्रिएट होगा। फर्नीचर से रिलेटेड सभी ट्रांजैक्शंस, खरीदना, बेचना, डेप्रिसिएशन, टूट फूट, चोरी, सब कुछ रिकॉर्ड करने के लिए फर्नीचर अकाउंट क्रिएट होगा। रोहन एक पर्सन है, इससे रिलेटेड सभी, रोहन को पैसा दिया, रोहन से माल खरीदा, रोहन को कुछ डिस्काउंट दिया, वगैरह वगैरह, सब कुछ रिकॉर्ड करने के लिए रोहन अकाउंट का यूज किया जाएगा। लोन से रिलेटेड सारे ट्रांजैक्शंस के लिए लोन अकाउंट, सैलरीज से रिलेटेड सारे ट्रांजैक्शंस के लिए सैलरी अकाउंट, सेल से रिलेटेड सारे ट्रांजैक्शंस के लिए सेल्स अकाउंट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, बट अब क्वेश्चन क्या राइज होता है? तो यहां पे हमें अकाउंट का रिवीजन तो हो गया क्या होता है, बट अब क्वेश्चन है यहां पे, क्या ये सारे अकाउंट सिमिलर नेचर के हैं? बिल्कुल नहीं सर। कोई अकाउंट तो एसेट है, जैसे कैश हमारा एसेट है, फर्नीचर हमारा एसेट है, तो ये दोनों अकाउंट्स एसेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
रोहन एक पर्सन है, हो सकता है वो हमारा डेटर वो हो सकता है वो हमारा क्रेडिटर हो, बट एक पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है। लोन अकाउंट, लोन एक बिजनेस की लाइबिलिटी होता है तो ये लाइबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। सैलरीज एक बिजनेस का खर्चा होता है तो ये खर्चों को रिप्रेजेंट कर रहा है। सेल्स एक बिजनेस की इनकम होती है तो ये इनकम को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब पॉइंट ये है कि यार हमने ट्रैफिक रूल वाला एग्जांपल लिया था, अब आप खुद सोचो कि क्या हर एक टाइप के व्हीकल के लिए क्या सेम रूल अप्लाई हो सकता है। एक रोड पे अलग अलग व्हीकल के लिए अलग अलग स्पीड लिमिट प्रेस्क्राइब होती है। बाइक 60 पे चल सकती है, बड़े व्हीकल्स ट्रक्स बसेस वगैरह को 80 तक की लिमिट्स दी हुई है। वहीं कार वगैरह के लिए 120 तक की लिमिट भी प्रिस्क्राइब होती है कुछ कुछ हाईवेज पे। और कार के लिए हम बोलते हैं सीट बेल्ट लगाओ, टू व्हीलर के लिए हम बोलते हैं कि आप हेलमेट लगा के चलो। मतलब अलग अलग व्हीकल के लिए अलग अलग रूल्स प्रिस्क्राइब्ड हैं। इसी तरीके से अलग अलग नेचर के अकाउंट्स के लिए अलग अलग रूल्स डेबिट क्रेडिट के लिए प्रिस्क्राइब किए गए हैं, और वही हम समझने वाले हैं। सबसे पहले हम अकाउंट को क्लासिफाई करेंगे अलग अलग टाइप्स में, और उन अलग अलग टाइप्स के लिए कौन कौन से रूल्स प्रिस्क्राइब किए गए हैं वो हम पढ़ने वाले हैं। So, since all these accounts are different in nature, debit credit rules cannot be same for all of them. अलग अलग के लिए अलग अलग रूल्स अप्लाई होंगे। So, before learning the rules, सबसे पहले अकाउंट का क्लासिफिकेशन समझना जरूरी है। चलो जी, अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, जिसमें हम बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स पे। सिंस डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स रिक्वायर डिफरेंट रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स बिकम इंपॉर्टेंट। और क्लासिफिकेशन जो है ना, वो दो तरीके से किया जाता है अकाउंट्स का। पहला हमारे पास ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन अप्रोच है, दूसरा हमारे पास मॉडर्न क्लासिफिकेशन अप्रोच है। ये क्या होता है वो हम पढ़ेंगे, बट एक चीज मैं क्लियर करना चाहता हूं, आप ये ट्रेडिशनल नाम सुन के ये मत समझना कि अब ये यूज नहीं आती है, अब हम सिर्फ मॉडर्न क्लासिफिकेशन यूज करेंगे। नहीं, दोनों ही अप्रोचेस पैरेलली यूज आएंगी। बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, इसलिए ज्यादा ध्यान किस पे देना है ऐसा कुछ नहीं है। दोनों ही क्लासिफिकेशंस को बहुत फोकस के साथ समझना है, क्योंकि वो बहुत दोनों इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये जरूर है कि हम ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन को समझने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगाएंगे। एक बार वो समझ में आ गया तो मॉडर्न क्लासिफिकेशन तो फिर चुटकियों में समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलो, we'll first understand the traditional classification, because that's where the golden rules of accounting come from. गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन में यूज होते हैं। उसके अलावा बाकी जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन है उसमें भी सिमिलर रूल्स हैं, बट वहां पे गोल्डन अकाउंटिंग रूल्स टर्म का यूज नहीं होता है। गोल्डन अकाउंटिंग टर्म्स इज फॉर ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, अब चलते हैं हम ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं अकाउंट्स का। ठीक है जी, ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन में ना दुनिया भर में जितने भी ट्रांजैक्शन हो सकते हैं अकाउंट से रिलेटेड, उनको तीन कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। पहला पर्सनल अकाउंट, दूसरा रियल अकाउंट, तीसरा नॉमिनल अकाउंट। सर ये क्या क्या होता है? देखो, पर्सनल अकाउंट तो आपको थोड़ा थोड़ा नाम से ही समझ में आ रहा होगा। पर्सनल अकाउंट यानी पर्संस के अकाउंट, यानी कि मिस्टर राम, मिस्टर श्याम, मिस्टर अनंत, आपका खुद का नाम, ये सब पर्संस हैं, राइट। इनके अकाउंट को पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में क्लासिफाई किया जाता है। पर इंपॉर्टेंट थिंग जो यहां पे समझने के लिए वो ये है कि ये तो हो गए नेचुरल पर्सन्स की बात। आप, मैं, मिस्टर राम, मिस्टर श्याम, ये सब हो गए नेचुरल पर्सन, क्योंकि इनको भगवान ने बनाया है। लेकिन पर्सनल अकाउंट में उन सभी अकाउंट्स को भी क्लासिफाई किया जाता है जो किसी ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन्फोसिस अकाउंट। इन्फोसिस भगवान ने नहीं बनाया, कानून ने बनाया है, इंसान ने बनाया है। ये नेचुरल पर्सन नहीं है, लेकिन फिर भी किसी ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, और इसीलिए इसको पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में क्लासिफाई किया जाता है। क्योंकि अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ह्यूमन बीइंग्स के साथ साथ जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको भी पर्सन्स माना जाता है, और इसीलिए इनसे रिलेटेड अकाउंट को पर्सनल अकाउंट में क्लासिफाई कर देते हैं। ठीक है, ओके। रियल अकाउंट, रियल अकाउंट मतलब बिजनेस की से रिलेटेड जितनी भी एसेट्स हैं, प्रॉपर्टीज हैं, उनको हम रियल अकाउंट में क्लासिफाई करते हैं। जैसे कि कैश, कैश बिजनेस की एसेट है, उसको हम रियल अकाउंट में क्लासिफाई कर देंगे। मशीनरी, मशीनरी बिजनेस की एसेट है, उसको भी हम रियल अकाउंट में क्लासिफाई कर देते हैं। ठीक है। नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट
बिजनेस के जितने भी खर्चे होते हैं, जितने भी इनकम्स होती हैं, उसको हम नॉमिनल अकाउंट में क्लासिफाई करते हैं। अकाउंट्स रिलेटेड टू एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम्स एंड गेन्स को हम नॉमिनल अकाउंट में क्लासिफाई करते हैं। जैसे रेंट अकाउंट, रेंट बिजनेस का खर्चा है, इसको हम नॉमिनल अकाउंट में क्लासिफाई करेंगे। सेल्स अकाउंट, सेल्स बिजनेस की इनकम है, उसको हम नॉमिनल अकाउंट में क्लासिफाई करेंगे। ठीक है, इसके हम और भी एग्जांपल्स देखेंगे और थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड से। एवरी अकाउंट, ये बात इंपॉर्टेंट है, कोई भी अकाउंट आप ले लीजिए, आप कोई भी ट्रांजैक्शन उठाइए, उसमें जो जो अकाउंट्स इंपैक्ट हो रहे हैं, इन्वॉल्व हो रहे हैं, उसको उठाइए। आप इन तीनों कैटेगरीज में से कोई ना कोई कैटेगरी उससे रिलेटेड आपको दिख जाएगी कि अच्छा ये अकाउंट जो है वो इन तीनों में से किसी एक कैटेगरी में फॉल करता है। ठीक है, अब हम और डिटेल में समझते हैं पर्सनल अकाउंट क्या होता है। देखो जी, पर्सनल अकाउंट, ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन में पर्सनल अकाउंट पढ़ रहे हैं, अकाउंट ऑफ पर्संस एंड ऑर्गेनाइजेशंस विद whom द बिजनेस डील्स, यानी बिजनेस जिन जिन पर्संस के साथ या जिन जिन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ डील कर रहा है, उसको हम पर्सनल अकाउंट में क्लासिफाई करते हैं। वो नेचुरल भी हो सकते हैं, वो आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट और बात है समझने के लिए, दीज में बी इंडिविजुअल पर्सन मतलब नेचुरल पर्सन, ऑर्गेनाइजेशंस मतलब कंपनीज, ट्रस्ट, वेलफेयर सोसाइटीज, क्लब्स, जिसको भगवान ने नहीं बनाया, कानून ने बनाया है, इंसान ने बनाया है, उनको ऑर्गेनाइजेशंस यानी कि आर्टिफिशियल पर्सन कह देते हैं हम इनको। एक तो हो गया नेचुरल पर्सन, आप मैं, ऑर्गेनाइजेशंस मतलब आर्टिफिशियल पर्सन जैसे कंपनीज, ट्रस्ट एक्सेट्रा। ठीक है, एंड अकाउंट रिप्रेजेंटिंग सर्टेन पर्संस, ये इंपॉर्टेंट बात है समझने के लिए, इसको हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ठीक है, मतलब ऐसा कोई अकाउंट जो डायरेक्टली पर्सन के नाम पे नहीं है लेकिन वो किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसको भी हम पर्सनल अकाउंट में क्लासिफाई करेंगे। देखो एक बार हम समझते हैं इसको एग्जांपल के साथ। टाइप्स ऑफ पर्सनल अकाउंट। नेचुरल पर्सन अकाउंट, पर्सनल अकाउंट कौन कौन से होते हैं? अकाउंट्स ऑफ ह्यूमन बींग्स, जो मैंने आपको बताया था। दीज अकाउंट्स आर मेंटेन्ड इन द नेम ऑफ इंडिविजुअल पर्सन। जैसे अमन का अकाउंट हो गया, रोहन का अकाउंट हो गया, अनंत अकाउंट हो गया, आपका अकाउंट हो गया। ह्यूमन बींग्स के अकाउंट जो उनके ही नाम पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्रिएट होते हैं, वो हो गया हमारा नेचुरल पर्सनल अकाउंट। दूसरा हुआ हमारा आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, यानी कि जिनको भगवान ने नहीं बनाया, कानून ने बनाया है। जैसे कंपनीज बनाने के लिए कंपनीज एक्ट है इंडिया में, उसी तरीके से हर तरह के ऑर्गेनाइजेशन को बनाने के लिए उसके पीछे कोई ना कोई एक्ट काम कर रहा है, उसको कानून ने बनाया है, इंसानों ने बनाया है। ठीक है, तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को हम आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। जैसे एसबीआई बैंक अकाउंट, एसबीआई बैंक अकाउंट एसबीआई बैंक को रिप्रेजेंट कर रहा है आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। रिलायंस लिमिटेड, रिलायंस लिमिटेड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये नेचुरल पर्सन तो है नहीं, आर्टिफिशियल पर्सन है, इसीलिए आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में क्लासिफाई हो जाएंगे। तीसरी कैटेगरी जिसकी मैं बात कर रहा था, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। देखो ऐसे अकाउंट्स जो किसी पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्संस को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, समझ में नहीं आया होगा, मैं बताता हूं। देखो, एक बिजनेसमैन ने, मान लो मैंने कोई बिजनेस स्टार्ट किया और उसमें 1 लाख रुपए की कैपिटल डाली। ठीक है, अब मेरे से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन होगा ना, उसको कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक है, मैंने एक्सक्यूज मी मैंने बिजनेस में कैपिटल डाली, पैसा डाला, तो कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड होगा। लेकिन वो जो कैपिटल अकाउंट है ना, वो मुझे रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे बिजनेस की बुक्स में। यानी मैं हूं अनंत, मैंने स्टार्ट किया बिजनेस ए। बिजनेस ए में अनंत का नाम कभी भी रिकॉर्ड नहीं होगा। अनंत से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस जो हैं कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड किए जाएंगे। तो कैपिटल अकाउंट जो है वो अनंत को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उस केस में कैपिटल अकाउंट रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट को में क्लासिफाई हो जाएगा। इसी तरीके से डेटर्स का एक एग्जांपल लेते हैं। देखो, आपके पास आपको 10 जनों से पैसा लेना है, यानी 10 जने आपके डेटर्स हैं, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, मिस्टर डी एंड सो ऑन। आप इनका अकाउंट इनके नाम से क्रिएट करोगे, मिस्टर एज अकाउंट, मिस्टर बीज अकाउंट, मिस्टर सीज अकाउंट, मिस्टर डीज अकाउंट। लेकिन इन सब का एक ग्रुप बना के आपने एक अकाउंट क्रिएट किया जिसका नाम हुआ डेटर्स अकाउंट।
ये डेटर्स अकाउंट क्या कर रहा है, ये डेटर्स अकाउंट उन सब 10 डेटर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए उसको भी हम रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में क्लासिफाई कर देते हैं। एक और एग्जांपल, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या है, याद करो उन 4 एडजस्टमेंट को जो हमने बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में पढ़े थे। कौन कौन से एडजस्टमेंट थे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अनअर्न्ड इनकम, एक्रूड इनकम। इन चारों अकाउंट्स को भी हम रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में क्लासिफाई करते हैं। क्यों सर, क्योंकि आउटस्टैंडिंग सैलरी, देखो आउटस्टैंडिंग सैलरी का मतलब क्या हुआ कि ऐसा खर्च, ऐसी सैलरी जो हो गई है लेकिन आपने पे नहीं करी है अभी तक, जिसका खर्चा ड्यू हो गया है लेकिन आपने पे नहीं करी, एक एम्प्लॉय को पे करने वाले हो, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी किसी एम्प्लॉय को तो पे करोगे ना आप, तो वो एम्प्लॉय को रिप्रेजेंट कर रहा है आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, इसीलिए इसको रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में क्लासिफाई किया जाता है। घबराने की जरूरत नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि सर पहले तो आपने अकाउंट को 3 ब्रॉड कैटेगरीज में डाला, पर्सनल, रियल और नॉमिनल, और फिर पर्सनल में भी आप 3 क्लासिफिकेशंस दे रहे हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रूल जो है वो नेचुरल, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव के हिसाब से नहीं लगता, रूल लगता है पर्सनल अकाउंट पे, एक सिंगल रूल लगता है। इसलिए आपको सिर्फ 3 ही रूल्स पढ़ने हैं, एक पर्सनल अकाउंट के लिए, एक रियल अकाउंट के लिए और एक नॉमिनल अकाउंट के लिए। बट इन सब चीजों की आपको इंफॉर्मेशन, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, इसलिए मैं यहां पे आपको अलग से डिटेल में समझा रहा हूं, ठीक है। बट आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगली स्लाइड में हम पर्सनल अकाउंट पे अप्लाई होने वाले डेबिट एंड क्रेडिट रूल को अच्छे से समझने वाले हैं, एक एग्जाम्पल के हेल्प से समझते हैं, ठीक है। बिजनेस ए ने मिस्टर राम को पेमेंट किया है, कैश दिया है, ठीक है। अब सबसे पहले आपको यह समझना है कि यहां पे रिसीवर कौन है। रिसीवर है सर राम। क्यों, मिस्टर राम के पास पैसा गया है, उनको पैसा मिला है, तो रिसीवर हो गए मिस्टर राम, ठीक है जी, बिल्कुल सही है। हु इज द रिसीवर, मिस्टर राम। गोल्डन रूल पर्सनल अकाउंट का कहता है डेबिट द रिसीवर, ठीक है। तो हमें रिसीवर को डेबिट करना है, इसीलिए मिस्टर राम का जो अकाउंट है वो हो जाएगा डेबिट, ठीक है। अब एक दूसरा ट्रांजैक्शन है जिसमें बिजनेस को पैसा मिल रहा है मिस्टर श्याम से। अब इस केस में आपको देखना है कि गिवर कौन है। गिवर है सर मिस्टर श्याम। हु इज द गिवर, मिस्टर श्याम। इसीलिए रूल जो हमारा कहता है क्रेडिट द गिवर, इसीलिए मिस्टर श्याम का जो अकाउंट है वो हो जाएगा क्रेडिट। देखो ये रूल को पढ़ के एग्जाम्पल में अप्लाई करना थोड़ा इजी हो जाता है, इसलिए मैं एग्जाम्पल और रूल्स दोनों साथ साथ में चला के चल रहा हूं। लेकिन आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, सर पहले ट्रांजैक्शन में बिजनेस ए भी तो इन्वॉल्व है। देखो बिजनेस ए का नाम, हम जो अकाउंटिंग कर रहे हैं ना अभी, वो बिजनेस ए के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं। आप अभी अकाउंटेंट है बिजनेस ए के, और बिजनेस ए के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बिजनेस ए का नाम कभी भी नहीं आएगा। आप खुद सोच के देखो, आप यही तो हिसाब लगाते हो कि मुझे मेरे इस दोस्त से पैसा लेना है, मुझे मेरे इस दोस्त को पैसा देना है। आप ये तो हिसाब नहीं लगाते कि मुझे खुद को इतना पैसा देना है या खुद से इतना पैसा लेना है, राइट। तो बिजनेस ए कभी भी ये नहीं देखेगा, अपनी बुक्स में अपना नाम रिकॉर्ड नहीं करेगा, इसीलिए यहां पे बिजनेस ए इन्वॉल्व नहीं हो रहा। हमें बिजनेस ए के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि किसको पैसा दिया है, हु इज द रिसीवर, किससे पैसा आया है, हु इज द गिवर। दूसरा डाउट जो बच्चों के दिमाग में आता है कि सर पैसा गया है ना, तो कैश अकाउंट भी तो इन्वॉल्व हुआ है इसके अंदर। बिल्कुल हुआ है, ये वैलिड क्वेश्चन है, लेकिन अभी हम सिर्फ पर्सनल अकाउंट का रूल समझ रहे हैं। यहां पे कैश बिजनेस की एसेट है, वो रियल अकाउंट में क्लासिफाई होगा, वो हम समझेंगे नेक्स्ट रूल में। रियल अकाउंट के रूल्स अभी हमारे पढ़ना बाकी है, इसलिए मैं यहां पे सिर्फ और सिर्फ पर्सनल अकाउंट्स के रूल समझा रहा हूं आपको, ठीक है। यहां समझ में आया। थंब रूल, गोल्डन रूल इज डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। नेक्स्ट चलते हैं हमारा ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन का दूसरा टाइप ऑफ अकाउंट, विच इज रियल अकाउंट। रियल अकाउंट क्या है, रियल अकाउंट्स आर अकाउंट्स रिलेटिंग टू द एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज ओन्ड बाय द बिजनेस। बिजनेस में जो भी एसेट्स है ना, उसको आप रियल अकाउंट्स में क्लासिफाई करोगे। ये क्यों ये अकाउंट्स क्यों मेंटेन किए जाते हैं, ताकि एसेट्स में होने वाले इंक्रीजेस और डिक्रीजेस को रिकॉर्ड किया जा सके।
एग्जाम्पल्स क्या क्या है इनके? कैश अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, गुडविल अकाउंट। तो इसमें टेंजिबल एसेट्स भी कवर होती हैं और इंटेंजिबल एसेट्स भी कवर होती हैं। याद करो जब हमने चैप्टर नंबर 2 में बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में एसेट की डेफिनेशन पढ़ी थी, टेंजिबल एसेट्स वो होती हैं जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। इंटेंजिबल्स मतलब जिनको हम देख छू नहीं सकते, लेकिन दोनों ही तरह की एसेट्स रियल अकाउंट में क्लासिफाई हो जाती है। वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब आपका क्वेश्चन आएगा सर हमने डेटर्स है ना, डेटर्स आपने रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट यानी डेटर्स को अपने पर्सनल अकाउंट में क्लासिफाई कर दिया, लेकिन पॉइंट ये है कि डेटर्स भी तो बिजनेस की एसेट होते हैं। बिल्कुल सही पॉइंट है, लेकिन डेटर्स पर्संस को रिप्रेजेंट करते हैं ना, इसलिए हमने उसको पर्सनल अकाउंट में ही क्लासिफाई कर दिया है। इसीलिए रियल अकाउंट में डेटर्स को, बैंक्स को, क्योंकि बैंक अकाउंट भी बैंक को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये दो ही एक्सेप्शन है। बैंक अकाउंट भी, बैंक बैलेंस भी यानी बैंक अकाउंट भी आपका एसेट है, डेटर्स भी आपके एसेट हैं, लेकिन ये दो एक्सेप्शंस हैं क्योंकि ये किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए हम उसको रियल अकाउंट में क्लासिफाई नहीं करते, पर्सनल अकाउंट में क्लासिफाई कर देते हैं। ऑल्दो डेटर्स are also classified as asset, a debtors represent a specific person from whom money is receivable। इसीलिए डेटर्स को हम पर्सनल अकाउंट की तरह ट्रीट करते हैं, रियल अकाउंट की तरह नहीं ट्रीट करते। अगर ये चीज क्लियर हुई है तो अब हम इसका रियल अकाउंट का डेबिट क्रेडिट रूल समझते हैं एग्जाम्पल की हेल्प से। बिजनेस ए ने फर्नीचर खरीदा है कैश देकर। बिजनेस ए बाइज फर्नीचर फॉर कैश। आपको पहले ये पता लगाना है बिजनेस में कौन सी, मतलब इसमें कौन कौन सी एसेट्स इंपैक्ट हुई हैं। सर पहला तो फर्नीचर, क्योंकि फर्नीचर खरीदा गया है। दूसरा है कैश, क्योंकि कैश दिया गया है। दोनों ही रियल अकाउंट्स हैं, दोनों ही बिजनेस की एसेट्स हैं। ठीक है, तो व्हाट हैज कम इनटू द बिजनेस, यानी बिजनेस में क्या आया है? फर्नीचर आया है। फर्नीचर आया है और हमारा जो रूल बोलता है वो ये बोलता है डेबिट व्हाट कम्स इन। रूल बोलता है डेबिट व्हाट कम्स इन। तो बिजनेस में क्या आया है? फर्नीचर आया है। फर्नीचर क्या है? एसेट है, इसलिए वो रियल अकाउंट है और इसमें रूल अप्लाई होगा रियल अकाउंट का, जो कि बोलता है डेबिट करो जो हमारे बिजनेस में आया है। तो फर्नीचर बिजनेस में आया है, इसलिए हम फर्नीचर अकाउंट को डेबिट कर देंगे। दूसरा जो एसेट यानी रियल अकाउंट इंपैक्ट हुआ है दैट इज कैश। व्हाट हैज गॉन आउट ऑफ द बिजनेस? दैट इज कैश। कैश भी एसेट है, इसलिए रियल अकाउंट है और इसीलिए रूल हमारा जो कहता है वो कहता है क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यानी जाने वाली चीज को क्रेडिट करो। कैश हमारा क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो फर्नीचर आ रहा है इसलिए उसको हम डेबिट कर देते हैं बिकॉज डेबिट व्हाट कम्स इन। कैश हमारा जा रहा है इसलिए उसको हम क्रेडिट कर देंगे बिकॉज क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सिंपल है, रूल देख के एग्जांपल में अप्लाई करना सिंपल हो जाता है। इसी के साथ हमारा रियल अकाउंट वाला क्लासिफिकेशन भी कंप्लीट हो जाता है। थर्ड क्लासिफिकेशन इन ट्रेडिशनल अप्रोच इज नॉमिनल अकाउंट। ये क्या होते हैं सब? नॉमिनल अकाउंट्स आर अकाउंट्स related to expenses, losses, incomes and gains of the business। यानी सारे खर्चे, सारे लॉस, सारी इनकम्स, सारे गेन्स, ये सब के अकाउंट को हम नॉमिनल अकाउंट में क्लासिफाई करते हैं। दे आर मेंटेन्ड। क्यों मेंटेन किए जाते हैं? जिससे यह पता लगाया जा सके कि बिजनेस ने कितना खर्चा इनकर किया है और कितनी इनकम अर्न की है। इसीलिए इस तरह के अकाउंट्स को मेंटेन किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल सैलरीज अकाउंट, रेंट अकाउंट। सैलरी भी बिजनेस का खर्चा है, रेंट भी बिजनेस का खर्चा है, तो ये एक्सपेंसेस हैं। लॉस बाय फायर, इसमें तो लॉस आ गया पहले से ही। बैड डेट, बैड डेट क्या अमाउंट है? जो आपको मिलने वाला था बट आपका कोई पैसा खा गया, आपका कोई पैसा हड़प कर गया। तो लॉस बाय फायर अकाउंट और बैड डेट अकाउंट बिजनेस के लॉस हैं, तो ये लॉस में क्लासिफाई हो जाएगा। सेल्स अकाउंट बिजनेस की इनकम है तो ये इनकम हो जाएगी। कमीशन रिसीव भी बिजनेस की इनकम है तो ये इनकम में क्लासिफाई हो जाएगा। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ सब्सिडरी, ये प्रॉफिट है, गेन्स है। डिस्काउंट रिसीव, आपको डिस्काउंट मिला, ये भी बिजनेस का गेन है, इसलिए इसको हम गेन्स में क्लासिफाई कर देंगे। और इन सब अकाउंट्स को नॉमिनल अकाउंट्स में क्लासिफाई किया जाता है। अब नॉमिनल अकाउंट्स में कौन से रूल्स अप्लाई होते हैं सर, वो भी बता दो। बिल्कुल साहब, ये समझ लो ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन का थर्ड
जो टाइप है अकाउंट्स का वो है नॉमिनल अकाउंट। एग्जाम्पल देखो, बिजनेस ने माल बेचा, बिजनेस सोल्ड गुड्स एंड अलाउड 500 रुपए का कैश डिस्काउंट टू द कस्टमर। यानी बिजनेस ने कुछ माल बेचा है, बिजनेस ने कुछ माल बेचा है तो वो तो बिजनेस की इनकम हो गई, लेकिन उसने बोला कि यार तू 30 दिन बाद मेरे को पेमेंट करने वाला है, अगर आज देता है तो 500 रुपए का मैं तेरे को कैश डिस्काउंट दे दूंगा। ठीक है, तो ये बिजनेस का खर्चा हो गया 500 रुपए। फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपए का माल बेचा, 10,000 रुपए मिलने वाले थे, उसने बोला तू मेरे को आज 9,500 रुपए दे दे, 500 रुपए का डिस्काउंट ले ले, लेकिन पेमेंट आज ही कर दे, तो वो 500 रुपए बिजनेस का खर्चा हो जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। विच इनकम हैज बिजनेस अर्नड, कौन सी इनकम हुई है? सेल्स हुई है, सेल्स हुई है। रूल क्या बोलता है? क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स, यानी बिजनेस में होने वाली सभी इनकम्स और गेन्स को क्रेडिट करो, इसलिए सेल्स अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। और विच एक्सपेंस हैज बिजनेस इनकर्ड, बिजनेस ने खर्चा कौन सा किया है, लॉस कौन सा हुआ है उसको? 500 रुपए के डिस्काउंट का लॉस हुआ है, तो ये हो जाएगा डिस्काउंट। और रूल क्या बात करता है? डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, सभी खर्चों को, सभी नुकसान को डेबिट करो। तो डिस्काउंट को भी हम डेबिट करेंगे, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट क्रिएट किया जाएगा और उसको डेबिट किया जाएगा। आई होप ये भी क्लियर होगा। देखो, फर्स्ट स्टेप है हमें यह पता लगाना कि एक ट्रांजैक्शन में कौन सा अकाउंट इंपैक्ट हुआ है, फर्स्ट स्टेप। दूसरा स्टेप, एक ट्रांजैक्शन में जो जो अकाउंट्स इंपैक्ट हुए हैं वो कौन सी कैटेगरी के हैं। हो सकता है एक ही ट्रांजैक्शन में एक अकाउंट नॉमिनल हो, दूसरा अकाउंट रियल हो, कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, एक रियल हो सकता है, एक पर्सनल हो सकता है, एक पर्सनल हो सकता है, एक नॉमिनल हो सकता है, कोई सा भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। ये सेकंड स्टेप है, हमें ये पता लगाना कि कौन से अकाउंट इंपैक्ट हुए हैं और उनका नेचर क्या है, क्योंकि उनके नेचर के अकॉर्डिंग ही उन पे रूल्स अप्लाई होगा। ठीक है, अब एक बार हम प्रैक्टिस करते हैं। आपके पास काफी सारे यहां पे अकाउंट्स दिए हुए हैं, आप वीडियो को पॉज कर करके ये देखना कि कौन सा अकाउंट कौन से नेचर का है, कौन सी कैटेगरी में क्लासिफाई होगा। कैश अकाउंट, कैश अकाउंट क्या है यार? कैश अकाउंट बिजनेस का एसेट होता है, इसलिए ये एसेट में ये एसेट है, इसलिए ये रियल अकाउंट में क्लासिफाई होगा। ठीक है, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट जो है सर वो ओनर को रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए कैपिटल अकाउंट को हम पर्सनल अकाउंट में क्लासिफाई करेंगे। ठीक है, सैलरी, सैलरी सर बिजनेस का खर्चा है, खर्चा जो है वो हमारा नॉमिनल अकाउंट में क्लासिफाई होता है। सिमिलरली डिस्काउंट रिसीव्ड बिजनेस के लिए एक इनकम है, एक गेन है, इसीलिए उसको हम नॉमिनल अकाउंट में क्लासिफाई करेंगे। बैड डेट्स, वो तो अभी हमने पढ़ा था, बैड डेट मतलब बिजनेस के लिए एक नुकसान है, क्यों? क्योंकि कोई आपका पैसा नहीं दे रहा, हड़प के बैठ गया, तो वो भी नॉमिनल अकाउंट में क्लासिफाई होगा। परचेजेस, आपको कुछ माल बेचने के लिए पहले कुछ खरीदना भी तो पड़ेगा ना, तो परचेजेस भी जो है वो भी बिजनेस का एक खर्चा है। अनअर्ड इनकम, देखो ये अगेन 4 एडजस्टमेंट्स, पहला आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, दूसरा प्रीपेड एक्सपेंस, तीसरा अनअर्ड इनकम, चौथा एक्रूड इनकम। ये चारों जो है ना वो किसी को या तो पैसा दिया जाने वाला है या किसी से पैसा आने वाला है, किसी को, पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसीलिए इनको पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। इंटरेस्ट रिसीव्ड, सर बिजनेस में एक इनकम आई है, इसीलिए उसको हम नॉमिनल अकाउंट में क्लासिफाई करेंगे। सेल्स तो सर बिजनेस की इनकम है ही है, तो वो भी हमारा नॉमिनल अकाउंट में क्लासिफाई हो जाएगा। बैंक लोन अकाउंट, बैंक लोन क्या है? बैंक लोन बिजनेस के लिए एक लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी मतलब हम किसी पर्सन को दिए जाने वाले पैसे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये हमारा पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। बैंक लोन बैंक को रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए वो हमारा पर्सनल अकाउंट क्लासिफाई हो जाता है। कमीशन रिसीव्ड, सिमिलरली इंटरेस्ट रिसीव्ड, बिजनेस को कुछ पैसा मिला है, इनकम मिली है, इसीलिए वो हमारा नॉमिनल अकाउंट में क्लासिफाई हो जाएगा। ड्रॉइंग्स जो है वो अगेन कैपिटल की तरह ही है, क्योंकि एक बिजनेसमैन का जो ट्रांजैक्शंस है वो कैपिटल के थ्रू रूट होता है, और ड्रॉइंग, कैपिटल मतलब बिजनेस में पैसा डालना, ड्रॉइंग मतलब बिजनेस से पैसा निकालना, तो ड्राइंग भी जो है वो अल्टीमेटली कैपिटल को ही इंपैक्ट करता है, इसीलिए उसको भी हम पर्सनल अकाउंट में क्लासिफाई करेंगे, क्योंकि ड्राइंग और कैपिटल दोनों ही
बिजनेसमैन को या बिजनेस के ओनर को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये भी हमारा पर्सनल अकाउंट में क्लासिफाई हो जाएगा। बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट बैंक को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए ये भी पर्सनल अकाउंट में क्लासिफाई हो जाएगा। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स मतलब ऐसे पर्सन्स जिनको हमें पैसा देना है, तो वो भी पर्सन्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम पर्सनल अकाउंट में क्लासिफाई कर देंगे। नेक्स्ट है मशीनरी। मशीनरी तो सर बिजनेस की एसेट होती है, एसेट हमारा रियल अकाउंट्स में क्लासिफाई होता है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, अगेन हमें किसी को पैसा देना बाकी है, तो किसी को देना बाकी है, पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब पर्सनल अकाउंट में क्लासिफाई हो जाएगा। रेंट रिसीव्ड, ऐसा इनकम, ऐसा रेंट जो हमें मिल गया है, बिजनेस को मिल गया है, वो बिजनेस की इनकम है, गेन है, नॉमिनल अकाउंट में क्लासिफाई हो जाएगा। सेल्स रिटर्न, देखो सेल्स बिजनेस की इनकम है, जब आपने माल बेचा तो बिजनेस की इनकम हो गई, लेकिन उस माल में से कस्टमर ने कुछ माल वापस लौटा दिया, तो वो बिजनेस का एक तरह से लॉस हो गया, एक्सपेंस हो गया, उसको भी हम नॉमिनल अकाउंट में ही क्लासिफाई करेंगे। स्टॉक या इन्वेंट्री, ऐसा माल जो गोडाउन में पड़ा है आपके पास, वो बिजनेस की एसेट है, उसको हम रियल अकाउंट्स में क्लासिफाई करते हैं। डिस्काउंट अलाउड, यानी आपने 500, जैसे अभी वो तो हमने एग्जाम्पल में भी देखा था कि 500 रुपए का डिस्काउंट आपने कस्टमर को दिया, तो वो बिजनेस का एक खर्चा है, लॉस है, वो भी नॉमिनल अकाउंट में क्लासिफाई हो जाएगा। परचेज रिटर्न, आपने माल खरीदा, वो बिजनेस का खर्चा है, लेकिन उस माल में से आपने थोड़ा सा माल वापस कर दिया वेंडर को किसी भी रीजन की वजह से, वो आ गई आपकी परचेज रिटर्न, वो बिजनेस की इनकम हो जाती है, गेन हो जाता है, बट है नॉमिनल अकाउंट का ही पार्ट। लॉस बाय फायर, देखो लॉस, इसमें तो नाम ही लॉस लिखा हुआ आ रहा है, लॉस जो है वो हम नॉमिनल अकाउंट में क्लासिफाई करते हैं, तो ये नॉमिनल अकाउंट में हो जाएगा। रेंट, रेंट खर्चा, देखो अगर हमें रेंट इनकम होती है तो वहां पे रेंट रिसीव्ड लिखा जाता है, लेकिन अगर सिर्फ रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, कमीशन लिखा है, मतलब ये सब बिजनेस के खर्चे हैं, खर्चों को भी हम नॉमिनल अकाउंट में क्लासिफाई करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, ये तो खर्चा है ही है, तो ये भी नॉमिनल अकाउंट में क्लासिफाई हो जाएगा। डेटर्स अकाउंट, यहां पे बात आती है जहां वो पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट में झगड़ा होता है, वो पर्सनल अकाउंट बोलता है कि देखो डेटर्स जो है ना, वो ऐसे पर्सन्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिनसे हमें पैसा मिलने वाला है, इसलिए पर्सनल अकाउंट में क्लासिफाई होगा, ये पर्सनल अकाउंट है। फर्नीचर बिजनेस का एसेट है, रियल अकाउंट में क्लासिफाई हो जाएगा। फ्रेट इनवर्ड, यानी आपने कुछ भाड़ा दिया है, फ्रेट मतलब भाड़ा, भाड़ा इज एन एक्सपेंस फॉर द बिजनेस, इसलिए वो नॉमिनल अकाउंट में क्लासिफाई हो जाएगा। अगर आपको ये क्लासिफिकेशन समझ में आ गया है ना, उसके बाद तो बस आपको 3 रूल्स हर एक अकाउंट से रिलेटेड याद करने हैं और उनको अपने जर्नल एंट्रीज या लेजर पोस्टिंग में यूज करना है कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। समराइज्ड वे में अगर हम देखें तो ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन में 3 अकाउंट्स हैं। पहला पर्सनल, जो पर्सन्स को और ऑर्गेनाइजेशंस को रिप्रेजेंट करते हैं, गोल्डन रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। दूसरा है रियल अकाउंट्स, जो एसेट्स या प्रॉपर्टी से रिलेटेड हैं, गोल्डन रूल है जो भी चीज बिजनेस में आ रही है उसको आप डेबिट करो, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो भी चीज बिजनेस से जा रही है उसको आप क्रेडिट करो, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। थर्ड है हमारा नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट क्या होते हैं? ये खर्चों से, नुकसान से, इनकम से, गेन से रिलेटेड होते हैं। सिंपल रूल, सभी खर्चों को, नुकसान को डेबिट करो, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। आई होप ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन समझ में आ गया होगा। समझ में नहीं आया है तो आप वीडियो को दोबारा जरूर देखना, लेकिन इसमें कोई भी डाउट अनरिजॉल्व नहीं छूटना चाहिए। फिर भी अगर कोई डाउट बचता है, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। अब हम बात करते हैं अपने सेकंड क्लासिफिकेशन, मॉडर्न क्लासिफिकेशन अप्रोच की। बट उससे पहले समझने वाली बात यह है कि बॉस मॉडर्न क्लासिफिकेशन की जरूरत पड़ी क्यों? सही तो चल रहा था, ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन जरूरत क्यों पड़ी वो मैं बताता हूं। देखो कुछ ना कुछ कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है मॉडर्न क्लासिफिकेशन, जैसे कि डेटर्स जो हैं पर्सनल अकाउंट हैं, हमने अभी पढ़ा, लेकिन क्या ये एसेट नहीं है? बिल्कुल एसेट है, तो फिर ये क्या रियल अकाउंट में क्लासिफाई नहीं होना चाहिए था? सर ये तो कंफ्यूजन है, आपने हमें समझा तो दिया, लेकिन हम भी कंफ्यूज हो रहे थे कि जब सभी एसेट्स को हम रियल अकाउंट में क्लासिफाई कर रहे हैं तो व्हाई नॉट डेटर्स? बिल्कुल सही बात है, लेकिन इट इज व्हाट इट इज, इसमें हम इसको क्वेश्चन नहीं कर सकते। रिजॉल्व करने के लिए मॉडर्न क्लासिफिकेशन लेके आए। दूसरा, एसबीआई बैंक अकाउंट का हमने एग्जांपल लिया था। देखो बैंक, आपका पैसा
गल्ले में पड़ा है वो हो गया आपका कैश बैलेंस, वो भी एसेट है आपकी। आपका पैसा बैंक में पड़ा है वो आपको हो गया आपका बैंक बैलेंस। तो बैंक अकाउंट भी तो आपका एसेट ही है। जब हम कैश अकाउंट को एसेट मान रहे हैं और रियल अकाउंट में क्लासिफाई कर रहे हैं, तो बैंक अकाउंट को भी एसेट मान के रियल अकाउंट में ही तो क्लासिफाई करना चाहिए, लेकिन आपने इसको पर्सनल अकाउंट में क्लासिफाई कर दिया। बात तो सही है आपकी, लेकिन कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। क्रेडिटर्स जो हैं वो बिजनेस की लाइबिलिटी होते हैं, और लाइबिलिटी नाम से तो कोई हेड है ही नहीं मॉडर्न ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन में, उसको आप पर्सनल अकाउंट में क्लासिफाई कर देते हो। इन सब कंफ्यूजन्स की वजह से ये रियलाइज किया गया कि यार मॉडर्न क्लासिफिकेशन लेके आया जाए, कुछ ऐसा लेके आया जाए जो थोड़ा सिंपल ज्यादा हो और उसमें हर एक ट्रांजैक्शन के नेचर को के अकॉर्डिंग उसको क्लासिफाई किया जाए। ठीक है, इसीलिए टू रिमूव दिस कंफ्यूजन हम क्या लेके आए, हम मॉडर्न क्लासिफिकेशन लेके आए। और मॉडर्न क्लासिफिकेशन बहुत सिंपल है, वो हर एक अकाउंट के नेचर को ध्यान में रख के क्लासिफाई करता है। जैसे अब वैसे तो आपको देखने में लगेगा सर मॉडर्न क्लासिफिकेशन वहां पे तो 3 ही थे, यहां पे 5 हो गए, लेकिन 5 तो हैं लेकिन सिंप्लीफाइड है। सारी एसेट्स एसेट्स में क्लासिफाई हो जाएंगी, सारी एसेट, चाहे डेटर्स हैं चाहे बैंक बैलेंस है, सब कुछ कंफ्यूजन ही खत्म। लाइबिलिटीज यानी बैंक लोन जो है, क्रेडिटर्स जो हैं, पर्सनल अकाउंट में कुछ क्लासिफाई नहीं करना यार, यहां पे एसेट लाइबिलिटीज कैपिटल की बात हो रही है। ठीक है, कैपिटल और ड्राइंग के लिए उन्होंने एक सेपरेट ही हेड बना दिया है यहाँ पे। रेवेन्यू एंड गेन्स वहां पे भी थे, चलो वो उसको नॉमिनल अकाउंट में क्लासिफाई करते थे, और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस उन्होंने अलग अलग 2 हेड्स बना दिए। टोटल 5, एसेट, लाइबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू गेन्स, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। आप बहुत इजीली हर एक अकाउंट को इसमें क्लासिफाई कर पाएंगे। डिफरेंस क्या है, मॉडर्न ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन क्या बोलता है कि ये क्या रिप्रेजेंट करता है, लेकिन कि वो पर्सन को रिप्रेजेंट करता है या नहीं करता, पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि वो उसका 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 वो रिप्रेजेंट किसको कर रहा है। लेकिन मॉडर्न क्लासिफिकेशन सिंपल बात करता है, मुझे ये बता दो यार उसका इकोनॉमिक नेचर क्या है, उसका नेचर क्या है, एसेट है, लाइबिलिटीज है, कैपिटल है, खर्चा है या इनकम है, मैं उसको अकॉर्डिंगली क्लासिफाई कर दूंगा। मुझे ये देखना ही नहीं है कि ये कैपिटल अकाउंट है, वो ओनर को रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है तो मैं उसको रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में क्लासिफाई करूंगा। ये कंफ्यूजन ही उसने दूर कर दिया यहां पे। ठीक है, अब हम अपने पहले क्लासिफिकेशन से चलते हैं, विच इज एसेट। पहले एसेट क्या होती है वो समझ लेते हैं बहुत सिंपल टर्म्स में। ऐसे रिसोर्सेज जो बिजनेस ओन करता है या कंट्रोल करता है, जो बिजनेस को फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। समझ में आती है ये बात? बिल्कुल सर, ये तो हमने पढ़ रहा है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में, हमने ये पहले ही पढ़ रखा है। एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं? एग्जाम्पल्स हैं कैश, फर्नीचर, मशीनरी, गुडविल, ये सारी बिजनेस की एसेट्स हैं। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। बिजनेस ए ने परचेज की है मशीनरी और कैश पे किया है, दोनों ही बिजनेस की एसेट्स हैं। मशीनरी भी बिजनेस की एसेट है, कैश भी बिजनेस का एसेट है। अब हम क्या समझेंगे इसमें कि विच एसेट गॉट इंक्रीज। देखो वहां पे हमने क्या पढ़ा था, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यहां पे कमिंग इन गोइंग आउट का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। यहां पे आपको यह देखना है कि क्या एसेट, कौन सी एसेट इंक्रीज हो रही है, उस एसेट को आपको डेबिट करना है। ठीक है, हमें यहां पे क्या क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सी एसेट इंक्रीज हुई। आपने मशीनरी खरीदी है बिजनेस में, तो मशीनरी इंक्रीज हो गई बिजनेस के अंदर। जब मशीनरी इंक्रीज हो जाती है तो ये हमारा जो रूल कहता है वो कहता है डेबिट द इंक्रीज इन एसेट्स, यानी जब भी एसेट इंक्रीज हो उसको आप डेबिट कर दो, इसीलिए मशीनरी अकाउंट यहां पे डेबिट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन दूसरा जो एस्पेक्ट है वो है कैश। कैश कम हो रहा है बिजनेस के अंदर, विच एसेट गॉट डिक्रीज्ड, कैश गॉट डिक्रीज्ड, क्योंकि आपने मशीनरी को खरीदने के लिए कैश पे किया है। जब आपने कैश पे किया है बिजनेस में कैश कम हो गया, और रूल बोलता है क्रेडिट द डिक्रीज इन द एसेट। जब भी कोई एसेट कम हो बिजनेस में, उस एसेट को आप क्रेडिट कर दो, इसीलिए कैश अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा यहां पे। ठीक है, इस कैश अकाउंट को हमें यहां पे क्रेडिट करना पड़ेगा। मशीनरी डेबिट, कैश क्रेडिट। डेबिट द इंक्रीज इन एसेट, क्रेडिट द डिक्रीज इन एसेट।
ठीक है। अब दूसरा जो क्लासिफिकेशन है वो है लाइबिलिटीज का। लाइबिलिटीज जस्ट अपोजिट है। पहले समझ लेते हैं लाइबिलिटीज होती क्या है। ऐसे ऑब्लिगेशन, ऐसी लाइबिलिटीज जो बिजनेस पे करेगा आउटसाइडर्स को, ठीक है, उसको हम लाइबिलिटी कहते हैं। जैसे क्रेडिटर्स को पेमेंट करना बाकी है, बैंक लोन आपने ले रखा है उसका पेमेंट आपको करना है, आउटस्टैंडिंग सैलरी। अब याद करो, आउटस्टैंडिंग सैलरी को हमने वहां पे पर्सनल अकाउंट में क्लासिफाई किया था। क्यों? क्योंकि किसी पर्सन को पैसा देना बाकी है तो वो पर्सनल अकाउंट में क्लासिफाई हो गया था। मॉडर्न क्लासिफिकेशन बोलता है देखो मेरे से इतना दिमाग नहीं लगाया जा सकता, मेरे को तो ये बता दो कि आउटस्टैंडिंग सैलरी बिजनेस की क्या है, लाइबिलिटी है, क्योंकि बिजनेस इज लाइबल ऑब्लाइज्ड टू पे दैट अमाउंट टू सम पर्सन। ठीक है, इसलिए मैं उसको बिजनेस की लाइबिलिटी मानूंगा और लाइबिलिटी के लिए मेरे पास जो रूल्स है मैं उसको अप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो यहां पे हम एक एग्जांपल लेते हैं। बिजनेस ए ने लोन लिया है बैंक से। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इसमें देखो दो चीजें इंपैक्ट हो रही हैं। पहला, बिजनेस से लोन लिया है, बिजनेस में कैश आ गया, लेकिन लोन है तो लोन लाइबिलिटी भी है। तो पहले हम कैश वाला पार्ट समझ लेते हैं क्योंकि वो एसेट से रिलेटेड है, वो ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। बिजनेस के पास पैसा आया है, एसेट इंक्रीज हुई है। कौन सी एसेट? कैश इंक्रीज हुआ है। और रूल क्या बोलता था? डेबिट द इंक्रीज इन एसेट। इसीलिए हम कैश अकाउंट को डेबिट कर देंगे। ये तो बेस्ड ऑन एसेट वाले रूल हो गया। दूसरा जो एस्पेक्ट है इस ट्रांजैक्शन का वो है बैंक लोन, एंड बैंक लोन इज द लाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस। इसीलिए अब दूसरा क्वेश्चन जो पूछा गया है आपसे, वो पूछा गया है कि ऐसी कौन सी लाइबिलिटी है जो इंक्रीज हुई है। कौन सी लाइबिलिटी इंक्रीज हुई है? बैंक लोन अकाउंट। और जो रूल कहता है वो कहता है डेबिट द डिक्रीज इन लाइबिलिटी एंड क्रेडिट द इंक्रीज इन लाइबिलिटी। जब भी बिजनेस में कोई लाइबिलिटी कम हो रही है तो उसको आप डेबिट कर दोगे, जब बिजनेस की कोई लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो आप उसको क्रेडिट कर दोगे। बैंक लोन आपने लिया है, आपने और लाइबिलिटी बढ़ा दी बिजनेस के अंदर, इसीलिए उसको हम क्रेडिट कर देंगे। बैंक लोन अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। जस्ट अपोजिट हो गया एसेट से। एसेट में जब एसेट बढ़ती थी तब हम उसे डेबिट करते थे, यहां पे जब कम हो रही है तब हम उसे डेबिट कर रहे हैं। ठीक है, तो एसेट एंड लाइबिलिटीज हमेशा अपोजिट चलते हैं। ये हो गया हमारा एसेट का क्लासिफिकेशन, लाइबिलिटीज का क्लासिफिकेशन कंप्लीट। तीसरा है कैपिटल। कैपिटल में लाइबिलिटी वाले ही रूल्स अप्लाई होते हैं, यानी जब जब कैपिटल बढ़ेगी हम उसे क्रेडिट कर देंगे, जब जब कैपिटल कम होगी हम उसे डेबिट कर देंगे। एग्जांपल देख लेते हैं। पहले तो कैपिटल होती क्या है? ओनर ने जो भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है बिजनेस में उसको हम कैपिटल कहते हैं। जैसे, और इसमें क्या क्या कवर होता है? कैपिटल अकाउंट, ड्रॉइंग्स अकाउंट। जब पैसा ये डाल रहा है तो कैपिटल, जब पैसा ये निकाल रहा है तो ये ड्रॉइंग्स अकाउंट में चला जाएगा। दोनों ही कैपिटल अकाउंट में क्लासिफाई हो जाएंगे। मिस्टर ओनर ने पैसा डाला है, 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है बिजनेस में कैश में, तो सबसे पहले तो कैश का ही ट्रीटमेंट कर देते हैं। अगेन, पैसा बिजनेस में आया है, पैसा बढ़ा, एसेट बढ़ी, तो रूल क्या कहता है? डेबिट द इंक्रीज इन एसेट। इसमें तो एसेट वाला ही रूल लग जाएगा। विच एसेट गॉट इंक्रीज? कैश अकाउंट, कैश विल बी डेबिटेड। ठीक है, लेकिन दूसरी क्या चीज इंपैक्ट हुई है? कैपिटल। क्वेश्चन है क्या कैपिटल इंपैक्ट हुआ है? कैपिटल अकाउंट इंपैक्ट हुआ है? डेफिनेटली यस, बट क्या हुआ है? कैपिटल बढ़ी है बिजनेस के अंदर, यस, इंपैक्ट हुआ है और बढ़ी है, कैपिटल इंक्रीज हुई है बिजनेस के अंदर। रूल क्या कहता है? डेबिट द डिक्रीज इन कैपिटल एंड क्रेडिट द इंक्रीज इन कैपिटल। सिंपल टर्म्स में लाइबिलिटी वाले रूल्स अप्लाई हो रहे हैं यहां पे। जब भी लाइबिलिटीज और कैपिटल बिजनेस में बढ़ती है हम उसको क्रेडिट कर देते हैं, जब भी लाइबिलिटीज और कैपिटल बिजनेस में कम होती है तो हम उसको डेबिट कर देते हैं। इसीलिए कैपिटल अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बिजनेस में और कैपिटल आई है, इसीलिए वो इंक्रीज हुआ है और इसीलिए क्रेडिट हो जाएगा। तो एसेट के रूल्स हो गए। एसेट के रूल के जस्ट अपोजिट है लाइबिलिटीज और कैपिटल के रूल्स। ठीक है, फोर्थ है हमारा रेवेन्यू एंड गेन्स। देखो, रेवेन्यू एंड गेन्स क्या होते हैं? इंक्रीज इन द इकोनॉमिक बेनिफिट ऑफ द बिजनेस। बिजनेस को कोई भी फायदा हो रहा है तो वो रेवेन्यू या गेन्स में क्लासिफाई हो जाता है। जैसे कि सेल्स हो रही है, कमीशन मिल गया, रिसीव्ड वर्ड इज इंपॉर्टेंट, डिस्काउंट मिल गया,
प्रॉफिट हो गया है कुछ मशीनरी के बेचने पर, तो वो सब बिजनेस की रेवेन्यू या फिर गेन्स होते हैं। एक एग्जांपल है, बिजनेस ने माल बेचा है 10,000 का कैश में। ठीक है, तो अगेन यहां पे भी कैश आ गया। कैश, माल बेचा है तो माल मतलब आपके पास से गुड्स गए हैं, आपके पास पैसा आ गया। पैसा आ गया यानी बिजनेस में पैसा बढ़ गया। डेबिट द इंक्रीज इन एसेट, तो यहां पे भी हम कैश अकाउंट को डेबिट कर देंगे। लेकिन इनकम कौन सी हुई है? विच रेवेन्यू और गेन अकाउंट गॉट अफेक्टेड? कौन सा हुआ है? सेल्स अकाउंट हुआ है। सेल्स हुई है जो कि बिजनेस की एक रेवेन्यू है, गेन है। इस केस में क्या होगा? सेल्स हुई है मतलब सेल्स बढ़ी है, और रूल हमारा क्या कहता है? डेबिट द डिक्रीज इन रेवेन्यू एंड गेन्स एंड क्रेडिट द इंक्रीज इन रेवेन्यू एंड गेन्स। यानी कि जब भी रेवेन्यू या गेन बिजनेस में बढ़ता है तब हम उसे क्रेडिट करते हैं, और इस वाले ट्रांजैक्शन में यही हो रहा है। सेल्स हो रही है यानी सेल्स रेवेन्यू गेन्स बढ़ रहा है, इसीलिए हम सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। अगर कम होता तो हम उसको डेबिट कर देते। ठीक है, अगेन मैं आपको वापस रिवाइज करवा रहा हूं। 4 अकाउंट्स हमने पढ़े हैं। फर्स्ट अकाउंट में जब भी एसेट इंक्रीज होती है तब हम उसको डेबिट करते हैं, लेकिन बाकी तीनों रूल्स में जब भी चीजें इंक्रीज होती हैं, चाहे वो लाइबिलिटी, चाहे वो कैपिटल, चाहे वो रेवेन्यू एंड गेन्स, इंक्रीज होते ही उनको क्रेडिट किया जाता है। ठीक है, तो एसेट में एक सेट ऑफ रूल्स अप्लाई हो रहा है, बाकी लाइबिलिटीज, कैपिटल्स, रेवेन्यू एंड गेन्स, इन सब में अपोजिट रूल्स अप्लाई हो रहा है। ठीक है, फाइनल क्लासिफिकेशन है हमारा एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। यहां पे पहले हम इसका मीनिंग समझ लेते हैं। डिक्रीज इन द इकोनॉमिक बेनिफिट ऑफ द बिजनेस। जब इंक्रीज हो रहा था तो वो बिजनेस की रेवेन्यू या गेन बन जाती थी, जब डिक्रीज हो रहा है तो वो बिजनेस का एक्सपेंस या लॉस बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, सैलरी बिजनेस का खर्चा है, एक्सपेंस है। बैड डेट बिजनेस का नुकसान है, लॉस है। लॉस बाय फायर, कुछ जल के खाक हो गया, वो बिजनेस का लॉस है, इसीलिए उसको एक्सपेंसेस एंड लॉसेस में क्लासिफाई कर देते हैं। एक एग्जाम्पल, बिजनेस ए ने सैलरी पे करी है एम्प्लॉयज को 20,000 रुपए, सैलरी इज एक्सपेंस। ठीक है, बट यहां पे भी कैश आ गया है। कैश बिजनेस की एसेट है, लेकिन यहां पे कैश कम हो रहा है। रूल के अकॉर्डिंग क्या था? क्रेडिट द डिक्रीज इन एसेट। कैश जब आपने एम्प्लॉयज को पे करा, बिजनेस में कैश कम हो गया। कैश जब कम हो गया तो उसको हम क्रेडिट करेंगे। विच अकाउंट गॉट इफेक्टेड? कैश अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बेस्ड ऑन रूल्स अप्लाइड इन एसेट। जहां पे हम क्या बात कर रहे हैं? क्रेडिट द डिक्रीज इन एसेट। ठीक है, अब दूसरा जो है, विच एक्सपेंस ऑब्लिक लॉस अकाउंट गॉट अफेक्टेड। कौन सा खर्चा हुआ है? यहां पे सैलरी हुई है, और सैलरी इंक्रीज हुई है। सैलरी का खर्चा इंक्रीज हुआ है क्योंकि आपने और सैलरी पे करी है। रूल क्या बोलता है? डेबिट द इंक्रीज इन एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट द डिक्रीज इन एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। जब भी बिजनेस में कोई खर्चा बढ़ रहा है या लॉस बढ़ रहा है, उसको आपको डेबिट करना है। जब भी लॉस कम हो रहा है या खर्चा कम हो रहा है तो आपको उसको क्रेडिट करना है। क्लियर है? इसीलिए सैलरी का जो अकाउंट है वो डेबिट हो जाएगा। देखो, आई नो अभी तक हमने 3 रूल्स हो गए नॉमिनल ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के, 5 रूल्स हो गए मॉडर्न क्लासिफिकेशन के। आपको लग रहा होगा सर 8 रूल्स याद करना बड़ा मुश्किल काम है, पर आप एक सिचुएशन इमेजिन करो, जब आपने बाइक चलानी सीखी थी ना, तब आप बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखते थे कि मुझे गियर अप एंड डाउन करने से पहले क्लच दबाना है, मुझे ब्रेक्स कब लगाने हैं, राइट? आपको हर एक चीज़ ध्यान में रखनी पड़ती थी कि स्पीड इतनी हो गई, अब मुझे एक गियर अप कर लेना चाहिए। ठीक है, मुझे ब्रेक जो है वो नीचे वाला, पैरों वाला, पीछे वाला लगाना है, आगे वाला लगाऊंगा तो गाड़ी स्लिप हो जाएगी। लेकिन अब जब आप प्रैक्टिस कर करके परफेक्ट हो गए हो, तो अब भी क्या आपको सब इतनी चीजें ध्यान में रखनी पड़ती हैं? ये सब आपके सबकॉन्शियस माइंड में जा चुका है। अब आप बड़े स्टाइल से, जब आपको गियर अप डाउन करना होता है तो अपना आपका हाथ अपने आप क्लच को दबा लेता है, राइट? आपका ऑटोमेटिकली राइट पैर ही ब्रेक्स पे दबता है, हाथ वाला आप सिंगल ब्रेक नहीं लगाते हो। ये सब चीजें प्रैक्टिस के साथ बड़ी इजी हो जाती हैं। अकाउंटिंग में भी ना डेबिट क्रेडिट रूल्स के साथ ऐसा है।
मेरे सजेशन पे आप 40-50 ट्रांजैक्शंस लो, उसमें अकाउंट्स आइडेंटिफाई करो, उन अकाउंट्स को क्लासिफाई करो, उन पे रूल्स अप्लाई करो, ट्रेडिशनल के अकॉर्डिंग भी, मॉडर्न के अकॉर्डिंग भी। आई कैन गारंटी यू कि ये सब ना फिर आपके सबकॉन्शियस माइंड में पहुंच जाएगा, आपके हाथ रुकेंगे नहीं तब। आप बड़े आसानी से हर एक अकाउंट को क्लासिफाई कर दोगे कि यार ये ट्रेडिशनल के हिसाब से ये होगा, मॉडर्न के हिसाब से ये होगा, और इस पर ये रूल अप्लाई होगा, ये अकाउंट डेबिट होगा, ये अकाउंट क्रेडिट होगा, ये अपने आप आपके प्रैक्टिस में आ जाएगा। बट द की इज प्रैक्टिस, प्रैक्टिस से ही होगा। इसीलिए आप 40-50 ट्रांजैक्शंस किसी भी बुक को रेफर करके लो, उनके ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करके एक बार डेबिट क्रेडिट रूल्स अप्लाई करके देखो। आई कैन गारंटी यू कि यही जो रूल्स मैंने आपको पढ़ाए हैं वो आपके फिंगर टिप्स पे आ जाएंगे और आप उनको बड़ी आसानी से अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, अब जो हमने ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन में किया था वही अब हम मॉडर्न क्लासिफिकेशन में करने वाले हैं। सर क्या हम इन अकाउंट्स को क्लासिफाई करेंगे उनके नेचर के अकॉर्डिंग मॉडर्न क्लासिफिकेशन में। कैश अकाउंट क्या है, बिजनेस की एसेट है, एसेट में क्लासिफाई होगा। कैपिटल के लिए तो हमें अलग से ये एक हेड दे दिया, अब तो ये कैपिटल में पहुंच जाएगा। सैलरी बिजनेस का खर्चा है तो वो एक्सपेंसेस एंड लॉसेस में पहुंच जाएगा। डिस्काउंट रिसीव्ड बिजनेस का गेन है तो वो रेवेन्यू एंड गेन्स में पहुंच जाएगा। बैड डेट अगेन बिजनेस का एक नुकसान है तो वो एक्सपेंसेस एंड लॉसेस में पहुंच जाएगा। परचेजेस बिजनेस का एक खर्चा है तो ये भी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस में पहुंच जाएगा। अनर्न्ड इनकम, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि अनर्न्ड इनकम क्या होती है तो मैं स्ट्रांगली आपको सजेस्ट करूंगा चैप्टर नंबर 4 बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के नोट्स को दोबारा जाके देखो या उसकी वीडियो को दोबारा जाके देखो, आपको बहुत बढ़िया इसकी एक्सप्लेनेशन मिलने वाली है। अनर्न्ड इनकम बिजनेस की एक लाइबिलिटी होती है। क्यों? क्योंकि आपको एक ऐसी इनकम रिसीव हो गई है जो अभी तक एक्चुअली में ड्यू हुई नहीं है, तो वो बिजनेस की एक लाइबिलिटी बन जाती है, इसलिए उसको हम लाइबिलिटी में क्लासिफाई करेंगे। इंटरेस्ट रिसीव्ड बिजनेस का एक गेन है, एक इनकम है, इसलिए उसको रेवेन्यू एंड गेन्स में क्लासिफाई करते हैं। सेल्स अकाउंट बिजनेस की रेवेन्यू है, इसको भी हम रेवेन्यू एंड गेन्स में क्लासिफाई करते हैं। बैंक लोन अकाउंट, लोन ले रखा है अपने बैंक से, ये है आपकी लाइबिलिटी, लाइबिलिटी में क्लासिफाई हो जाएगा। कमीशन रिसीव्ड अकाउंट, देखो कमीशन रिसीव मतलब आपको कुछ कमीशन मिल गया, ये बिजनेस का गेन है, रेवेन्यू है, ये रेवेन्यू एंड गेन्स में क्लासिफाई हो जाएगा। ड्रॉइंग्स अकाउंट, कैपिटल और ड्रॉइंग्स दोनों कैपिटल में ही क्लासिफाई होते हैं, ये भी कैपिटल में क्लासिफाई हो जाएगा। बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट आपका एसेट है, मैंने आपको बताया था ना कि कैश आपका गल्ले में पड़ा है वो भी आपकी एसेट है, कैश आपका बैंक में पड़ा है वो भी आपकी एसेट है, इसलिए यहां पे बैंक अकाउंट को हम एसेट में क्लासिफाई करते हैं। ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन में हम इसको पर्सनल अकाउंट में क्लासिफाई करते थे। क्रेडिटर्स को भी हम ट्रेडिशनल में पर्सनल में क्लासिफाई करते थे, बट इन नेचर क्रेडिटर्स आर लाइबिलिटी फॉर द बिजनेस, इसीलिए हम इसको लाइबिलिटी में क्लासिफाई करेंगे। मशीनरी बिजनेस की एसेट है, एसेट में चली जाएगी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ऐसा खर्चा जो हो चुका है लेकिन पे करना बाकी है, इसीलिए ये बिजनेस की लाइबिलिटी होती है। रेंट रिसीव्ड बिजनेस की इनकम है, इसलिए रेवेन्यू गेन्स में चली जाएगी। सेल्स रिटर्न, अब देखो यहां पे क्या हो रहा है, आपने सेल्स करी, बिजनेस की इनकम हो गई, लेकिन सेल्स रिटर्न आ गई, यानी कि ये बिजनेस का एक्सपेंस हो गया, लॉस हो गया, तो ये एक्सपेंसेस एंड लॉसेस में क्लासिफाई हो जाएगा। स्टॉक इन्वेंट्री बिजनेस का एसेट है, हम एसेट में क्लासिफाई कर देंगे। परचेज रिटर्न, परचेज जब हुई थी तब खर्चा हुआ था आपने, लेकिन कुछ माल वापस कर दिया सप्लायर को, तो वो बिजनेस का रेवेन्यू या गेन्स में क्लासिफाई हो जाएगा। अच्छा मैं एक स्किप कर दिया, डिस्काउंट अलाउड। ओके, डिस्काउंट अलाउड क्या है सर? डिस्काउंट अलाउड यानी आपने कुछ किसी कस्टमर को कुछ डिस्काउंट दिया है जिसका आपको जो आपका खर्चा है एक तरह से, तो वो एक्सपेंसेस एंड लॉसेस में क्लासिफाई हो जाएगा। परचेज रिटर्न हम डिस्कस कर ही चुके हैं, ये आपका रेवेन्यू एंड गेन्स में क्लासिफाई हो जाएगा। लॉस बाय फायर, यहां पे तो लिखा हुआ है लॉस, कुछ आग लगी, आपको नुकसान हुआ, बिजनेस को नुकसान हुआ, तो वो हमारा एक्सपेंसेस एंड लॉसेस में क्लासिफाई हो जाएगा। रेंट बिजनेस का खर्चा है, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस बिजनेस का खर्चा है, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। डेटर्स वहां पे पर्सनल अकाउंट में क्लासिफाई हुआ था, यहां पे सिंपल बोलता है यार डेटर्स जो है ना वो बिजनेस के एसेट होते हैं, इसलिए मैं उसको एसेट्स में क्लासिफाई करूंगा। फर्नीचर भी बिजनेस की एसेट है, इसलिए इसको भी यहां पे बिजनेस एसेट में क्लासिफाई किया जाता है।
ठीक है। फ्रेड इनवर्ड आपने भाड़ा दिया, बिजनेस का खर्चा है, एक्सपेंस या लॉस, ये भी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस की कैटेगरी में क्लासिफाई हो जाता है। अगेन आई एम सेइंग, अगर आपको यहां तक समझ में आया है तो रूल्स अप्लाई करना बहुत 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 आसान काम है। थोड़ा सा प्रैक्टिस के साथ ये और इजी हो जाएगा। ठीक है। इन समरी हमने क्या पढ़ा कि मॉडर्न क्लासिफिकेशन में 5 तरह के अकाउंट्स होते हैं। पहला एसेट्स, यानी कि ऐसे अकाउंट जो बिजनेस ओन करता है, उसमें सिंपल है, अगर एसेट बढ़ रही है तो उसको डेबिट करो, अगर एसेट कम हो रही है तो उसको क्रेडिट करो। ठीक है। मैं इसके साथ ना इसको पढ़ाऊंगा पहले, क्योंकि इन दोनों में सेम रूल्स हो रहे हैं। यहां पे इंक्रीज को डेबिट किया जा रहा है, यहां पे भी इंक्रीज को डेबिट किया जा रहा है। यानी एसेट पे, यानी नंबर 1 और नंबर 5 पे सेम रूल्स अप्लाई होते हैं। एसेट और एक्सपेंसेस जब बिजनेस में बढ़ते हैं तो उनको डेबिट किया जाता है, और जब ये दोनों कम होते हैं तो इनको क्रेडिट किया जाता है। यही ट्रिक है इसको याद रखने की। नंबर 1, नंबर 5, इन दोनों में बढ़ने पर डेबिट करो, कम होने पर क्रेडिट करो। और बाकी के तीनों, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4, यानी लाइबिलिटीज, कैपिटल और रेवेन्यू अकाउंट्स, इनमें बढ़ने पर क्रेडिट करना पड़ता है, कम होने पर डेबिट करना पड़ता है, यानी अपोजिट रूल्स अप्लाई हो रहे हैं। और वो यहां पे मैंने एक टिप टू रिमेंबर भी लिखा हुआ है, एसेट्स और एक्सपेंसेस में डेबिट टू इंक्रीज, यानी कि अगर आपको इंक्रीज करना है तो आप डेबिट करो, तो ऑब्वियसली घटाने के लिए या डिक्रीज करने के लिए आप इसको क्रेडिट करोगे। और बाकी तीनों तरह के अकाउंट्स, लाइबिलिटीज, कैपिटल एंड रेवेन्यू गेन्स पे क्रेडिट टू इंक्रीज। ठीक है, ये चीज आप एक बार याद रख सकते हैं। नंबर 1 एंड नंबर 5 सेम है, 2, 3, 4 सेम है। ये यहां पे हमारा दोनों टाइप्स के क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो जाते हैं। लेकिन अब हम कुछ 4-5 ट्रांजैक्शंस ऐसे देखेंगे, एग्जांपल्स ऐसे देखेंगे, जिसमें हम ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन को भी और मॉडर्न क्लासिफिकेशन के भी रूल्स अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि रिजल्ट क्या आता है। देखो, रिजल्ट हमेशा सेम आएगा। आप मतलब किसी भी सिचुएशन में ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक अकाउंट ट्रेडिशनल के हिसाब से डेबिट हो रहा है लेकिन वही अकाउंट मॉडर्न क्लासिफिकेशन के हिसाब से क्रेडिट हो रहा है। इट विल नेवर हैपन। रिजल्ट हमेशा हमेशा सेम आएगा एक ट्रांजैक्शन में, चाहे आप ट्रेडिशनल अप्रोच लगा लो, चाहे आप मॉडर्न अप्रोच लगा लो, रूल्स कोई सा भी लगा लो, हमेशा अकाउंट डेबिट ही होगा। अगर डेबिट होना है दोनों ही अप्रोचेस में डेबिट होगा, अगर क्रेडिट होना है तो वो दोनों ही अप्रोचेस में क्रेडिट होगा। रिजल्ट दोनों अप्रोचेस में कभी भी गलत नहीं आएगा, कभी भी अलग अलग नहीं आएगा। ठीक है, तो चलो हम एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। लेट्स टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग। आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट कि जब ये आपके पास पूरा एग्जाम्पल आ जाए, आप पॉज करना वीडियो को और इसमें खुद अप्लाई करने की कोशिश करना कि ट्रेडिशनल के हिसाब से क्या होना चाहिए, मॉडर्न के हिसाब से क्या होना चाहिए। पहला एग्जाम्पल मैं समझाता हूं, दूसरे एग्जाम्पल से वीडियो को पॉज कर करके आप उसमें देखना स्टार्ट करना। ठीक है। बिजनेस ने फर्नीचर परचेज किया कैश में। सबसे पहले यह बताओ कि कौन से 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। सर, पहला फर्नीचर, दूसरा कैश। बिल्कुल सही है जी, फर्नीचर और कैश ये दोनों अकाउंट इन्वॉल्व हो रहे हैं बिजनेस में। ठीक है, क्लियर है। अब हमें यह देखना है कि ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन क्या बोलता है इसके बारे में। फर्नीचर अकाउंट एसेट है, कैश अकाउंट एसेट है। ठीक है, पहले हम फर्नीचर अकाउंट की बात कर लेते हैं। एसेट को हम रियल अकाउंट में क्लासिफाई करते हैं ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन में। ठीक है, तो फर्नीचर अकाउंट रियल अकाउंट है, और रियल अकाउंट में क्या रूल अप्लाई होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन। फर्नीचर बिजनेस में आ रहा है, इसीलिए इसको हम डेबिट करेंगे। और कैश भी जो है ना, वो कैश भी हमारा रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का क्या रूल अप्लाई होता है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश हमारे बिजनेस से जा रहा है, इसलिए हम कैश को क्रेडिट करेंगे। कैश अकाउंट जो कि रियल अकाउंट है, गोइंग आउट, इसलिए उसको क्रेडिट करेंगे। इसी चीज को अब हम मॉडर्न क्लासिफिकेशन में समझते हैं। फर्नीचर अकाउंट हमारा एसेट है, कैश अकाउंट हमारी एसेट है, इसीलिए इन दोनों में एसेट के रूल अप्लाई होंगे। एसेट के रूल क्या कहता है, डेबिट द इंक्रीज इन एसेट।
जब भी किसी एसेट में इंक्रीज हो रहा है उसको डेबिट कर दो, इसीलिए फर्नीचर इंक्रीज हो रहा है तो हम इसको डेबिट कर देंगे। और क्रेडिट द इंक्रीज इन एसेट, कैश कम हो रहा है बिजनेस के अंदर, डिक्रीज हो रहा है, इसलिए हम उसको क्रेडिट कर देंगे। कैश अकाउंट एसेट है, डिक्रीज हो रहा है, इसलिए हम इसको क्रेडिट कर देंगे। सिंपल। इसी तरह के और 4-5 एग्जांपल्स हम अभी देखने वाले हैं, बट आई वुड सजेस्ट कि आप वीडियो को पॉज कर करके अपनी खुद की अंडरस्टैंडिंग एक बार टेस्ट करते रहना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं दूसरे से। बिजनेस ने मिस्टर रोहन, जो कि बिजनेस के क्रेडिटर हैं, उनको 20,000 रुपए का पेमेंट किया है। अगेन पॉज करो वीडियो को, सबसे पहले आंसर दो कि इसमें कौन से दो अकाउंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। सर बिजनेस ने पेमेंट किया है यानी कैश गया होगा बिजनेस में, बिल्कुल, तो कैश अकाउंट इन्वॉल्व हो जाएगा पहला तो। दूसरा, मिस्टर रोहन को पेमेंट किया है, मिस्टर रोहन को पेमेंट किया है मतलब मिस्टर रोहन का अकाउंट इन्वॉल्व हो गया। दोनों अकाउंट हमने आइडेंटिफाई कर लिए, मिस्टर रोहन का अकाउंट और कैश अकाउंट। अब हम बात करते हैं ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन में इसका कैसे ट्रीटमेंट होगा। रोहन अकाउंट एक पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, पर्सन से रिलेटेड अकाउंट है, इसलिए ये पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में जाता है। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। इसमें मिस्टर रोहन को पैसा मिल रहा है या पैसा उनके पास से जा रहा है, वो रिसीवर हैं या गिवर हैं, ये बताइए। सर बिजनेस ने पैसा दिया है मिस्टर रोहन को, यानी कि वो रिसीवर हैं, उनके पास पैसा जा रहा है, बिल्कुल सही। तो रिसीवर को हम डेबिट करते हैं, इसीलिए मिस्टर रोहन पर्सनल अकाउंट में क्लासिफाई हो रहे हैं, रिसीवर हैं, इसलिए हम उनको डेबिट कर लेंगे। कैश अकाउंट, कैश आपके बिजनेस से जा रहा है। कैश कौन सा अकाउंट है? एसेट है, एसेट को हम रियल अकाउंट्स में क्लासिफाई करते हैं, और रियल अकाउंट में क्या रूल अप्लाई होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आपने पैसा दिया है, पैसा गया है, गोज आउट, इसीलिए कैश अकाउंट को हम क्रेडिट कर लेंगे। ठीक है, क्लियर है? दूसरा, मॉडर्न क्लासिफिकेशन में ये चीज क्या हो रही है? मॉडर्न क्लासिफिकेशन में मिस्टर रोहन जो है ना, वो क्रेडिटर है आपके बिजनेस के, और क्रेडिटर मतलब लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी में कौन सा रूल अप्लाई होता है? सर डेबिट द डिक्रीज इन लाइबिलिटी एंड क्रेडिट द इंक्रीज इन लाइबिलिटी। अब सिंपल आपको यह पता लगाना है कि यहां पे लाइबिलिटी कम हो रही है या बढ़ रही है। देखो, आपको रोहन को 20,000 रुपए देने थे, आपने वो दे दिए, लाइबिलिटी आपकी कम हो गई। पहले 20,000 रुपए देने थे, यू हैड ए ड्यूटी टू पे ₹20,000 टू रोहन, और आपने अब वो पे कर दिए हैं। अब आपके पास कोई ड्यूटी नहीं बची पे करने की, आपके पास कोई लाइबिलिटी नहीं बची, तो लाइबिलिटी कम हो गई बिजनेस में। लाइबिलिटी को कम करने के लिए हमें अकाउंट को क्या करना होता है? हमें अकाउंट को डेबिट करना होता है, इसीलिए रोहन का अकाउंट लाइबिलिटी है, डिक्रीज हो रहा है, तो वो डेबिट हो जाएगा। क्लियर? वेरी गुड। उसी तरीके से कैश, कैश है एसेट बिजनेस की। एसेट जो है, जब एसेट पे क्या रूल अप्लाई होता है? डेबिट द इंक्रीज इन एसेट, क्रेडिट द डिक्रीज इन एसेट। कैश आपने पे किया है, कैश डिक्रीज हुआ है, एसेट डिक्रीज हुई है, डिक्रीज को रिकॉर्ड करने के लिए आप उस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, इसलिए कैश अकाउंट यहां पे क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। ये आई होप समझ में आ गया होगा, क्योंकि यही आपके सारे चक्षु खोल देगा, आपकी आंखें खोल देगा सारे रूल्स को अप्लाई कर करके देखने में। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने थर्ड एग्जाम्पल पे, जो है बिजनेस ने बैंक लोन का पेमेंट किया है चेक से। अगेन कौन से अकाउंट से इफेक्ट हो रहे हैं? सर बैंक लोन का पेमेंट हुआ है, मतलब बैंक लोन अकाउंट तो इंपैक्ट हो ही रहा होगा, बिल्कुल ठीक है। और दूसरा, चेक से पेमेंट हुआ है। जब आप चेक देते हैं किसी को, तो वो जो पैसा है वो आपके बैंक अकाउंट से निकलता है, इसीलिए दूसरा अकाउंट जो इंपैक्ट हो रहा है वो बैंक अकाउंट इंपैक्ट हो रहा है। एक बैंक लोन अकाउंट, दूसरा बैंक अकाउंट। ठीक है, वेरी गुड। बैंक लोन अकाउंट और बैंक अकाउंट, ये दोनों अकाउंट इस ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व हुए हैं। ट्रेडिशनल में हम क्या करेंगे? पहला है बैंक लोन अकाउंट। बैंक लोन अकाउंट पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि वो बैंक लोन, बैंक को रिप्रेजेंट कर रहा है। पर्सनल अकाउंट में हम कौन सा रूल अप्लाई करते हैं? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जब हम पेमेंट कर रहे हैं बैंक लोन का, बैंक के पास पैसा जा रहा है, बैंक लोन खत्म हो रहा है, बैंक लोन के पास एक तरह से पैसा जा रहा है, तो हम बैंक लोन को डेबिट कर देंगे। बैंक लोन जो है वो पर्सनल अकाउंट है, रिसीवर है, इसीलिए वो डेबिट हो जाएगा। और आपका
पैसा जो जा रहा है वो बैंक अकाउंट से जा रहा है, गिवर कौन है? बैंक, तो बैंक अकाउंट जो है वो गिवर बन जाएगा, ये भी पर्सनल अकाउंट ही है, इसीलिए जब ये गिवर है तो इसको हम क्रेडिट कर देंगे। अब हम बात करते हैं मॉडर्न क्लासिफिकेशन की। देखो मॉडर्न क्लासिफिकेशन में तो बैंक लोन एक लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी कम हो रही है क्योंकि आप लोन का रीपेमेंट कर रहे हैं, तो लाइबिलिटी कम होगी। लाइबिलिटी कम करने के लिए हम क्या करते हैं? अकाउंट को डेबिट करते हैं, डेबिट द डिक्रीज इन लाइबिलिटी। इसीलिए बैंक लोन लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी को डिक्रीज किया जाता है, लाइबिलिटी को डिक्रीज करने के लिए डेबिट किया जाता है। ठीक है, फिर है नेक्स्ट हमारा बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट बिजनेस की एसेट है, और एसेट जब कम होती है तो उसको क्रेडिट किया जाता है, क्रेडिट द डिक्रीज इन एसेट। ठीक है, ये वाला एग्जांपल आपको आई होप समझ में आया होगा। हम चलते हैं नेक्स्ट पे। ओनर इंट्रोड्यूस ₹50,000 कैश इनटू द बिजनेस। अगेन सबसे पहले पता लगाओ कौन से दो अकाउंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। सर बिजनेसमैन ने पैसा लगाया है, यानी कैपिटल आई है बिजनेस के अंदर, तो एक तो कैपिटल अकाउंट इन्वॉल्व हो गया, दूसरा कैश आया है बिजनेस के अंदर तो कैश अकाउंट इन्वॉल्व हो गया। ठीक है, तो दो अकाउंट्स कौन कौन से हैं? एक तो कैपिटल और एक कैश। वेरी गुड। अब ट्रेडिशनल में क्या होगा? कैपिटल को हम पर्सनल अकाउंट क्लासिफाई करते हैं, और पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले कैश अकाउंट की बात इसलिए करिए क्योंकि वो डेबिट होगा, हम डेबिट को ऊपर लेके चल रहे हैं, कैश बिजनेस में आ रहा है, इसलिए डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश आ रहा है इसलिए हम कैश अकाउंट को डेबिट कर देंगे। ठीक है, लेकिन जो दे रहा है वो कौन है? ओनर। ओनर को कैपिटल अकाउंट से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसीलिए वो उसको हम क्रेडिट कर देंगे कैपिटल अकाउंट को। क्रेडिट द गिवर। गिवर कौन है? ओनर। ओनर को रिप्रेजेंट कर रहा है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट जो पर्सनल अकाउंट है ये गिवर है, यहां पे इसको गिवर लिखना पड़ेगा, मैं चेंज कर दूंगा इसको, दिस इज बेसिकली गिवर, इसलिए इसको हम क्रेडिट करेंगे। ठीक है, ओके जी। मॉडर्न क्लासिफिकेशन में क्या होगा सर? मॉडर्न क्लासिफिकेशन में एक तो कैश अकाउंट है जिसको, जो एसेट है, एसेट बिजनेस में इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज डेबिट द इंक्रीज इन एसेट, ये हमारा मॉडर्न क्लासिफिकेशन का रूल है, इसलिए हम कैश को डेबिट कर देंगे। और कैपिटल जो है वो तो इसके लिए हमारे पास अलग से हेड अवेलेबल है, उसको जब इंक्रीज करना होता है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। कैपिटल अकाउंट क्लासिफिकेशन हो गया उसका कैपिटल में ही, बिजनेस में ये इंक्रीज हो रही है इसलिए हम उसको क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, चलो यहां तक भी समझ में आ गया होगा आई होप। लास्ट एग्जांपल, आई थिंक लास्ट है ये, बिजनेस पेड रेंट इन कैश। अगेन कौन कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व हुआ है? पहला रेंट अकाउंट सर, क्योंकि रेंट का पेमेंट हुआ है, दूसरा पेमेंट कैसे हुआ है? कैश हुआ है, तो कैश अकाउंट इन्वॉल्व हो जाएगा। रेंट अकाउंट और कैश अकाउंट ये दोनों अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं, वेरी गुड। ठीक है, इसमें एक ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग क्या क्या होगा? देखो रेंट अकाउंट जो है वो बिजनेस का खर्चा है, इसीलिए वो नॉमिनल अकाउंट में क्लासिफाई होगा। नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या था? सभी खर्चों को डेबिट करना है, इसीलिए रेंट अकाउंट जो नॉमिनल अकाउंट है वो खर्चा है, खर्चों को हम डेबिट करते हैं, इसलिए रेंट अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा। जो पेमेंट हुआ है वो कैश में हुआ है, कैश एसेट है, एसेट रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट में क्या रूल अप्लाई होता है? क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जा रहा है कैश, इसलिए कैश अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। रियल अकाउंट गोज आउट, गोइंग आउट, इसलिए उसको हम क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, मॉडर्न क्लासिफिकेशन में और सिंपल है। रेंट, मॉडर्न क्लासिफिकेशन में रेंट ये भी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस में क्लासिफाई होगा। इंक्रीज, डेबिट द इंक्रीज इन एक्सपेंस एंड लॉसेस। ठीक है, तो इसीलिए रेंट अकाउंट जो है इससे हमारा खर्चा बढ़ रहा है, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस है, इंक्रीज हो रहा है, इसलिए उसको हम डेबिट कर देंगे। अगेन कैश तो एसेट है, एसेट कम हो रही है, सो क्रेडिट द डिक्रीज इन एसेट, ये है एसेट के लिए मॉडर्न क्लासिफिकेशन का रूल। ठीक है, तो इसलिए हम कैश को एसेट में क्लासिफाई करेंगे, डिक्रीज हो रहा है तो हम इसको क्रेडिट कर देंगे। चलिए जी, एक और है, वेरी गुड। बिजनेस सोल्ड गुड्स फॉर कैश, तो यहां पे आपने माल बेचा है कैश में,
तो कौन कौन से दो अकाउंट्स इन्वॉल्व हो गए? पहला तो सर सेल्स हुई है तो सेल्स अकाउंट इन्वॉल्व हो गया, दूसरा कैश में हुई है तो कैश अकाउंट इन्वॉल्व हो गया, यानी बिजनेस के पास पैसा आया है, सेल्स करी है उसने। ठीक है, तो कौन कौन से दो अकाउंट्स इन्वॉल्व हो गए? सेल्स अकाउंट और कैश अकाउंट। ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन में सेल्स अकाउंट, अच्छा पहले हम कैश देख लेते हैं क्योंकि कैश डेबिट होने वाला है इसमें, इसलिए हम कैश अकाउंट की बात करते हैं। कैश एसेट है, रियल अकाउंट में क्लासिफाई होगा, बिजनेस में आ रहा है, कमिंग इन, इसलिए उसको हम डेबिट कर देंगे। सेल्स बिजनेस की इनकम है, इनकम को हम नॉमिनल अकाउंट में क्लासिफाई करते हैं और उसका रूल है क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। सेल्स जो है वो बिजनेस की इनकम है, इसीलिए सेल्स को हम क्रेडिट कर देंगे। सो सेल्स अकाउंट नॉमिनल अकाउंट में क्लासिफाई होता है, बिजनेस की इनकम है और वो क्रेडिट हो जाती है। ठीक है, मॉडर्न क्लासिफिकेशन में क्या होता है बॉस? मॉडर्न क्लासिफिकेशन में कैश बिजनेस की एसेट है और एसेट बिजनेस में आ रही है, तो बढ़ रही है बिजनेस में एसेट, इसलिए हम कैश को डेबिट कर देंगे, क्योंकि डेबिट द इंक्रीज इन एसेट्स, ये रूल है। कैश अकाउंट एसेट में क्लासिफाई होगा, इंक्रीज हो रहा है इसलिए हम उसको डेबिट कर देंगे। फिर सेल्स अकाउंट की बात करते हैं, ये इनकम्स एंड गेन्स में क्लासिफाई होगा और ये बिजनेस में बढ़ रहा है, और बढ़ाने के लिए हम इसको क्रेडिट करते हैं, डेबिट द इंक्रीज, क्रेडिट द इंक्रीज इन रेवेन्यू एंड गेन्स। आई होप ये क्लियर होगा। ये 5-6 एग्जाम्पल से ही थोड़ी सी आपकी प्रैक्टिस हो गई होगी, बट आई कैन से दिस इज नॉट इनफ, आपको और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी टू गेट होल्ड ऑन इट, तभी डेबिट क्रेडिट रूल्स प्रॉपरली आपको समझ में आएंगे, आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाएंगे और आपको एक्चुअल में क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे ही समाप्त होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम अपने चैप्टर नंबर 7 अकाउंटिंग इक्वेशन को समझने वाले हैं, वो भी एक 1 शॉट वीडियो होने वाली है। सो टिल दैट वीडियो, बाय बाय, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट।